हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का सॉल्यूशंस लेकर के आए हैं। पिछला वीडियो यानी कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोग थ्योरी क्लासेस देखे थे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करेंगे। हमने पिछला वीडियो में बताया था कि हमारा जो बिल बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होते हैं उसको बनाने का दो तरीका होता है। एक जो हमने फॉर्मेट के साथ आपको बताया था जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को डील करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा हमने बताया था एक अल्टरनेट मेथड जो पिछला वीडियो में हमने नहीं चला था। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 4 होंगे उसमें हम लोग अल्टरनेट मेथड से बनाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा थोड़ा सा अगर फॉर्मेट को ध्यान दीजिएगा तो हमारा फॉर्मेट जो होता है नॉर्मल फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं होता है, जबकि अगर हम अल्टरनेट मेथड से बनाएं तो आपका ये एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी हमारा वही वाला है, यानी कि फोर्थ में भी हम लोग अल्टरनेट मेथड से ही बनाने वाले हैं, इसलिए इसमें भी हम लोग डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे, ठीक है ना। अल्टरनेट मेथड से बनाने का थोड़ा सा तरीका जो है वो अलग हो जाता है, जो कि हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है हम लोग को निम्नलिखित जानकारी से। निम्नलिखित जानकारी से किसका हम लोग को बनाना है वो नाम यहाँ पर नहीं दिया, तो सिर्फ हम लोग BRS यानी कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से भी काम चला सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा कहता है कि कैश एट बैंक एज शोन बाय कैश बुक, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक जो है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है आपका, तो क्या लिखिएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना रुपया है। बैलेंस एज पर कैश बुक 7,500 रुपया। वो आपका किस में लिखाएगा, आउटर कॉलम में। हमने बताया था कि ये जो है ये हमारा आउटर कॉलम, इसको हम लोग इनर कॉलम कहेंगे। हालांकि इनर कॉलम आउटर कॉलम होते नहीं है, लेकिन हम लोग समझने के लिए जो है आउटर कॉलम अगर बोलेंगे तो आप समझिएगा कि ये वाले कॉलम है, और अगर इनर कॉलम बोलेंगे तो आप समझिएगा कि ये वाले कॉलम है, ठीक है ना। अब चलिएगा इतना कर लेने के बाद बैलेंस एज पर कैश बुक लिख लेने के बाद हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड कौन सा आइटम्स किए जाएंगे वो देखते हैं, ठीक है ना। ऐड लिख देते हैं। फिर कहता है कि आपका चेक ड्रॉन बट नॉट एट प्रेजेंटेड, यानी कि चेक को हमने ड्रॉ कर दिया, चेक इशूड, ठीक है ना। ड्रॉ किए हैं तो इशू किए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये आपका जो होते हैं ऐड होने वाले आइटम्स हैं, है कि नहीं है। तो हम लोग ऐड होने वाले आइटम्स में लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है ना, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक को हमने इशू कर लिया है लेकिन उसको प्रेजेंट हमने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। कौन कौन, एस साहा। तो चलिएगा आप एस साहा, आप दोनों को अलग अलग भी इंडिविजुअली भी दिखा सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट दोनों का अमाउंट को जोड़ करके आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। जी साहा कितना है, 300। आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है डायरेक्ट ये दोनों को ऐड करके यहाँ पर सीधा लिख दीजिए 500, ठीक है ना, 300 और 200 को। फिर सेकेंड पॉइंट में देखते हैं चेक पेड इन बट नॉट एट क्रेडिटेड। चेक पे किया लेकिन क्रेडिट नहीं किया गया, तो चेक पे किया क्रेडिट नहीं किया गया, ये आपका डिडक्टेड आइटम्स है, यानी कि जुटने वाले आइटम्स नहीं, उसको भी रहने देते हैं। इसके बाद फिर आगे देखते हैं बैंक चार्जेस नॉट एट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने चार्ज किया लेकिन कैश बुक में हमने इसको नहीं लिखा है, ये भी आपका आइटम्स घटाने वाले हैं, यानी कि आपका ऐड करने वाले आइटम्स बस इतना ही था। तो आप जो है अब सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये 500 को आउटर कॉलम में दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। ये 500 को आप आउटर कॉलम में दिखा दीजिएगा। अब ऐड करेंगे हम लोग 7500 और 500 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है 8000 होते हैं, है ना, 80,000 80,000 सॉरी 80,100 यानी कि 8,000 रुपये होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो जो जो आपका आइटम्स लेस होने वाला था, जैसे कि बैंक पेड इन बट नॉट एट क्रेडिटेड, ठीक है ना। बैंक पेड था ना, सॉरी चेक पेड था, ठीक है ना, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड, लेकिन उससे क्रेडिट नहीं किया गया। ये लाइन आप छोड़ दीजिएगा, आप लोग को भले थोड़ा सा देखने में असमर्थ फील हो रहा होगा कि लाइन के सामने एक लाइन हमने छोड़ करके रखा है,
ठीक है ना, कितना रुपया, 190 रुपया। तो ये चलिए 190 रुपया, ठीक है। फिर बैंक चार्जेस है तो उसे भी हम लोग लिख देते हैं बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितना रुपया है, 10 रुपया, यानी कि टोटल ऐड करें हम लोग तो 200 रुपये होते हैं। इसी के सामने हम लोग आउटर कॉलम में 200 रुपये दिखा देंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 8000 में से 200 रुपये घटा देंगे तो कितना रुपये हो जाएंगे, 7800 रुपये। तो यहाँ पर आप दिखा दीजिए 7800 रुपये। ये आपका कौन सा बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कैशबुक बैलेंस है तो यहाँ पर आपका जवाब में क्या हो जाएंगे, पासबुक पर बैलेंस हो जाएंगे। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है नॉर्मल मेथड से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या कहता है। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 जुलाई 2017। यानी कि किसका बनाना है वो नहीं दिया है, तो सिर्फ हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट लिख देंगे। एस ऑन कब बनाना है, 31 जुलाई 2017। तो हम लोग लिख देंगे 31 जुलाई 2017, यानी कि ये BRS हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कब बनेंगे, 31 जुलाई 2017 को बनाए जाएंगे। अब देखते हैं अमाउंट, देखिएगा कहता है कि नंबर 1 में कि बैलेंस एज पर कैश बुक जो है, ठीक है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हम लोग सबसे पहले यही लिखते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, सबसे पहले हमारा यही लिखाता है, ठीक है ना। इसमें देखिएगा बैलेंस एज पर कैश बुक जो था हम लोग आउटर कॉलम में लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग डेबिट बैलेंस में उसी को लिख देंगे। और ये हमारा अमाउंट कितना है, 25,000 है, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे कहता है कि चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक को हमने डिपॉजिट किया है लेकिन हमने उसे कलेक्ट नहीं किया है, ठीक है ना। चेक को हमने डिपॉजिट किया लेकिन उसे हमने कलेक्ट नहीं किया। तो ये हमारा क्या होता है, डिपॉजिट किया लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ तो वो घट जाता है, ठीक है ना। इसमें देखिए ऐड करने वाला लेस करने वाला दोनों को सेपरेट करते थे, लेकिन इसमें हम वो नहीं करेंगे। डायरेक्ट जो भी है नंबर सीक्वेंस से हम लोग देते चला जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होंगे। क्या था, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। और एक बात सुनिएगा, अगर ऐड करने वाले आइटम्स होंगे उसे आप डेबिट में लिखेंगे और लेस करने वाले आइटम्स को क्रेडिट में लिखेंगे। कितना रुपया आपका था, 1200 रुपये कलेक्टेड है, सॉरी यहाँ क्रेडिटेड नहीं कलेक्टेड है, तो हम लोग कलेक्टेड लिख देते हैं। कितना है, 1200 रुपया। तो ये चलिएगा हमारा हो गया 1200 रुपये। फिर आगे देखते हैं, कहता है कि बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक जो है इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ये भी हमारा घटाते हैं, है ना। यानी कि बैंक, ये भी लेस वाले आइटम है, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। बैंक ने कितना रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, 1000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। तो ये हो जाएंगे 1000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये तो आपका नॉर्मली ऐड होता है ना, ऐड होता है, तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे। किसके नाम से ऐड करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक को हमने इशू किया है लेकिन प्रेजेंट नहीं किया है पेमेंट के लिए। कितना रुपया है, 1200 रुपये। ये ऐड होते हैं इसलिए ऐड वाले यानी कि डेबिट बैलेंस में हम लोग लिखेंगे। और इसके बाद 5th पॉइंट कहता है कि डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय ए कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन बैंक, यानी कि ये भी जो होते हैं डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक जो होते हैं वो भी हमारा ऐड होते हैं। तो इससे भी हम लोग ऐड करेंगे, किसके नाम से, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय कस्टमर, ठीक है ना। कितने रुपये डिपॉजिट किए हैं, 1600 रुपये, 1600 रुपये। इस तरह से हम लोग कर देंगे, ठीक है।
इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करना है। टोटल ऐड करेंगे 25,000, 1,200 रुपये और 1,600 रुपये। जब आप ऐड करिएगा तो आपके पास 27,800 रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना, 27,800 रुपये। तो ये हम लिख देंगे 27,800। सिमिलरली जब इधर से हम लोग ऐड करेंगे, तो जब इधर से हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वह 2,200 रुपये होते हैं। कितने होते हैं, 2,200 रुपये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2,200, 27,800 में से 2,200 को घटा दीजिएगा, ठीक है ना। क्या करिएगा, 27,800 में से 2,200 को घटा देंगे, यानी कि डेबिट बैलेंस में से क्रेडिट बैलेंस को लेस कर देंगे। तो लेस करेंगे तो हमारे पास कितने रुपए होते हैं, 25,600 रुपये। कितने रुपए होते हैं, 25,600 रुपये। अब इधर भी हमारा जो है टोटल 27,800 रुपये हो गए, है कि नहीं है। इधर से भी देखिएगा टोटल हमारा 27,800 रुपये हो गए। अब ये जो आप 25,600 जो देख रहे हैं ना, ये जो लाइन होंगे आपका, ये जो लाइन होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो लाइन होंगे इस तरह से एरो नहीं देना, ये जो आपके लाइन होंगे यहाँ पर आपको लिख देना है बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है ना, बैलेंस एज पर पासबुक। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये अमाउंट जो है ये सीधा ये वाले लाइन में है 25,600, ठीक है। और इस तरह से अल्टरनेट मेथड से भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि द डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक ऑफ रमेश, ठीक है ना, रमेश का है। तो BRS यानी कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ रमेश, ठीक है ना, रमेश का है। आगे फिर देखते हैं 25,000 ये कब है आपका जो है, द फॉलोइंग डिफरेंस वेयर फाउंड आउट ऑन 31 मार्च 2017 बाई टेलिंग इट विथ पासबुक, यानी कि एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि 31 मार्च 2017। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। देखते हैं, कहता है कि जो बैलेंस एज पर कैशबुक जो है वो पहले लिखा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे बैलेंस एज पर कैशबुक, ठीक है ना, बैलेंस एज पर कैशबुक। कितना रुपया बैलेंस एज पर कैशबुक है, 7,500 रुपये। तो ये हो जाएंगे 7,500 रुपये। ये अल्टरनेट मेथड से नहीं, आपका अल्टरनेट मेथड से क्वेश्चन नंबर 4 बनेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अब आगे देखते हैं। कहता है कि द चेक फॉर 1,000 वाज सेंट फॉर बैंक फॉर कलेक्शन, लेकिन उसमें से कलेक्ट चेक सेंट फॉर 1,000 वाज the check for 1,000 was sent to bank for collection on 25th March, but the check of 250 were collected on 3rd April 2017। कहता है कि एक चेक 1,000 का था जिसे हमने 25 मार्च को बैंक में डिपॉजिट किए थे, लेकिन जो था उसमें से सिर्फ 250 रुपये जो थे 3 अप्रैल 2017 को कलेक्ट किए गए, ठीक है ना। यानी कि चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक इशूड आपका जो है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड, यानी कि लेस होते हैं। तो ये लेस होने वाला आइटम्स को अभी इग्नोर करिए, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, ए चेक वाज गिवन टू सोहन फॉर 500 बट इट वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक चेक हमने सोहन को दिया था 500 रुपये का, लेकिन उसे प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए, यानी कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा ऐड, फिर क्या आपको करना है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है ना। कितना रुपया चेक इशू किए गए थे, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 500 का चेक था, तो ये हो गया 500, ठीक है।
इसके बाद फिर आगे देखते हैं, कहता है कि द डिविडेंड ऑफ 500 वाज कलेक्टेड बाय बैंक बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कहता है कि डिविडेंड जो था बैंक से कलेक्ट किया गया था, लेकिन इसे हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो यानी कि ये क्या होता है, डिविडेंड कलेक्टेड जो होता है बाय बैंक, उसे हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नंबर 1। नंबर 2, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। कितना रुपए का डिविडेंड कलेक्ट किया गया है बैंक से, तो 500 का भी डिविडेंड था, तो 500। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखते हैं, कहता है कि 100 वेयर डेबिटेड एज इंटरेस्ट बाय द बैंक एंड कस्टमर 100 वाज डेबिटेड बाय द बैंक। यानी कि बैंक ने 100 रुपया इंटरेस्ट के रूप में डेबिट किया। तो बैंक चार्जेस जो होते हैं, बैंक में जो हमारा अमाउंट आते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो उसे हम लोग अभी इग्नोर कर देते हैं, यानी कि लेस करने वाले 2 आइटम हमारे पास अभी मिले हैं। फिर आगे देखते हैं, कहता है कि एंड ए कस्टमर डिपॉजिटेड 500 रुपीज़ इन द बैंक डायरेक्टली। एक कस्टमर था जो बैंक में हमारा 500 रुपया डायरेक्ट डिपॉजिट किया, यानी कि डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। ये क्या होते हैं, ऐड होते हैं। यानी कि 3rd नंबर में अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, कितना रुपए वो हमारे बैंक में जमा किए हैं, 500 रुपये जमा किए। ठीक है, अब इसके बाद तो आपका आगे सवाल है नहीं, तो टोटल हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1500 रुपये। ठीक है ना। और जब हम लोग 7500 और 1500 रुपये को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेस करना है। लेस में आपका पहला क्या था, लेस में हमारा सबसे पहला था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, है ना। यानी कि ये वाला था हमारा चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब इस पर देखिएगा थोड़ा सा, चेक डिपॉजिटेड, हमने चेक कितना रुपए का डिपॉजिट किया था, 1000 रुपये का चेक डिपॉजिट किया था 25 मार्च को, लेकिन 3 मार्च को 250 रुपये का चेक जो था वो कलेक्ट नहीं हो पाया। यानी कि 250 रुपया ही आपका इसमें अमाउंट जाएंगे। ठीक है ना, 250 रुपया है, क्योंकि आपका जो है 3 अप्रैल 2017 तक 250 रुपये ही कलेक्ट हो पाए हैं। ठीक है ना, 3 अप्रैल को कलेक्ट हुए हैं। यानी कि आपका जो अकाउंट बना रहे थे आप 31 मार्च को बना रहे थे, तब तक तो नहीं कलेक्ट हुए हैं 250 रुपया, ये है ना। तब तक बैंक में देखिए, बैंक में हमने 1000 का भेजा, लेकिन कलेक्ट जो था तब तक 31 मार्च 2017 तक 250 रुपया का कलेक्शन नहीं हुआ था। ये कलेक्शन जो थे आपका 3 अप्रैल को हुआ, यानी कि आपका 31 मार्च 2017 तक 250 रुपया का कलेक्शन नहीं हुआ था, उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। तो उसका रिकॉर्डिंग 250 रुपये था, ये हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, एक और आपके पास था, कहता है कि वो था 100 रुपीज़ पास डेबिटेड एज इंटरेस्ट, है ना। यानी कि इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में हमारा क्या था, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। कितना रुपया हमारा इंटरेस्ट डेबिट किया गया है बैंक में, तो 100 रुपया डेबिट किया गया था, 100 रुपया। ठीक है ना। अब हम लोग इधर इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 350 रुपया। जब 9000 में से 350 रुपये घटा दीजिएगा तो आपके पास 8650 रुपये होंगे। कितना हो जाएगा, 8650 रुपया। और यही आपका जो होंगे क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। एक बात पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। एक सवाल चाहे कोई भी सवाल में आइए, क्वेश्चन नंबर 1 से ही अगर देखिएगा तो आपका जो हेडिंग है बैलेंस एज पर कैश बुक, ये क्या है, डेबिट बैलेंस है कि नहीं। अगर ये डेबिट बैलेंस है तो आपका ये जो बैलेंस होंगे वो कौन सा बैलेंस होंगे, क्रेडिट बैलेंस होंगे। यानी कि आपका जो बैलेंस एज पर कैश पासबुक देख रहे हैं ये क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ बैलेंस एज पर पासबुक देख रहे हैं जो क्रेडिट बैलेंस है। सिमिलरली यहाँ भी जो देख रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक, ये भी आपका क्रेडिट बैलेंस ही होंगे। ठीक है ना। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अल्टरनेट मेथड से।
तो देखते हैं अल्टरनेट मेथड से। तो सबसे पहले सवाल हमारा क्या कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2018। किसका है, वो नाम नहीं दिया है, किसका बनाना, वो नाम नहीं दिया, तो सिर्फ हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से काम चलाते हैं। लेकिन कब बनाना है, 31 मार्च 2018 को, ठीक है ना। तो एज ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। अब आइएगा, सबसे पहला काम आपका क्या होता है, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना। क्या लिखेंगे हम लोग, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है ना, कैश बुक के आधार पर बैलेंस। तो देख लेते हैं, आगे कहता है बैलेंस एज पर कैश बुक 36,000 रुपये हैं, तो उसे हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 36,000 रुपये, जिस तरह से इधर हमने लिखा था, है कि नहीं। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि चेक इशूड फॉर 4,000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक को इशू किया गया लेकिन प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए, तो वो क्या होता है, ऐड होता है। तो यानी कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हम लोग लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है ना। कितना रुपया आपका जो था वो 4,000 रुपये हैं, तो ये हो जाएंगे 4,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद जो है आगे आपका कहता है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक को हमने डिपॉजिट किया है लेकिन वह जो है क्रेडिट नहीं हुआ है। तो चेक को डिपॉजिट किया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, या तो फिर आपका जो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बाय इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड एक ही होता है ये, और ये दोनों क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो चलिए इसे हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है। किसके नाम से लिखेंगे, चलिए लिख देते हैं ये वाला नाम, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है ना। कितना रुपया है, 2,400 रुपया, और इसे हम लोग क्रेडिट बैलेंस में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 जो है आपका कहता है कि डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड को बैंक ने कलेक्ट किया, तो डिविडेंड को बैंक कलेक्ट करता है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो इसे हम लोग ऐड करेंगे, ऐड, ठीक है ना। क्या नाम से लिखेंगे, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। कितना रुपया डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने, 3,000 रुपया, तो ये हो जाएगा हमारा 3,000 रुपये, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अमाउंट, द बैंक हैज रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट ऑफ द फर्म बाय 60 रुपीज़। 60 रुपया से बैंक ने रॉन्ग डेबिट किया है, ठीक है ना। तो जब रॉन्ग होता है तो वैसी स्थिति में हमारा क्या होता है, उसे क्रेडिट में लिखते हैं, है ना। जब रॉन्ग हमारा क्रेडिट होता है, रॉन्ग हमारा डेबिट होता है, तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। किसके नाम से लिखेंगे, लेस होने वाला आइटम है, किसके नाम से लिखेंगे, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन बैंक, है ना। पहले लेस करना है तो लेस लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग हेडिंग में, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड। कितना रुपया डेबिट किया गया है रॉन्गली, 60 रुपया डेबिट किया गया, ठीक है। इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो कहता है कि ऑन द स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,500 बाय डेबिटिंग द कस्टमर्स अकाउंट। कहता है स्टैंडिंग ऑर्डर के आधार पर बैंक ने जो क्या किया है, वह लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को पे कर दिया है, ठीक है ना। तो जब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जब पे करता है कंपनी, तो क्या बैंक करता है, तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। यानी किसके नाम से लिखेंगे, अमाउंट जो था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को, लाइफ इंश्योरेंस यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को शॉर्टकट में लिख देते हैं LIP। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या किया था, वो जो था पे किया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। कितना रुपया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो 2,500 रुपया पे किया है। चलिए 2,500 रुपये, ठीक है। इसके बाद अब आपका सवाल जो है वह समाप्त होता है। अब आपको टोटल ऐड करना है, तो टोटल ऐड करेंगे तो 36,000, 4,000 यानी कि 40,000, 40,000 और 3,000 43,000, ठीक है ना। और इधर से हमारा फिर कितना हो जाएगा,
60 रुपये और 2500 रुपये, यानी कि 4960 रुपये, इधर से 4960 रुपये, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद फिर हम लोग 43,000 में से 4960 रुपया को घटा देंगे तो हमारे पास 38,040 रुपये होंगे। कितने होंगे? 38,040 रुपये, और टोटल ऐड कर देंगे तो इधर से भी हमारा 43,000 हो जाएगा। सिमिलरली इधर से भी हमारा 43,000 हो जाएगा। इसके सामने हम लोग लिख देंगे क्या? बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है ना। और ये आपका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। इस तरह से क्रेडिट बैलेंस लिखिए या नहीं लिखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है हमारा वो भी कंप्लीट होता है। चलिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। किसका बनाना है वो नहीं है, तो सिर्फ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट छोड़ देते हैं। लेकिन एज ऑन है, एज ऑन 31 मार्च, कब है? 31 मार्च 2017, तो हम लोग लिख देते हैं 2017, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो है सबसे पहले जो है सिंपली आपको फॉर्मेट बना लेने के बाद क्या करना होता है? बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आप लिखिएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के आधार पर बैलेंस देखते हैं, तो कहता है कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक जो है डेबिट बैलेंस 31 मार्च 2017 को 7,244 रुपया, 7,244 रुपये, ठीक है ना। चलिए, बैलेंस एज पर कैश बुक जो है 7,244 रुपये। इसके बाद फिर आप आगे देखिएगा तो कहता है कि चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन ऑन 29th एंड 30th मार्च 10,440 रुपीज़ आउट ऑफ दिस चेक वाज क्रेडिटेड बाय बैंक अप टू 31 मार्च 2017 2,218 रुपीज़। कहता है कि ये क्या बोलते हैं आपका, कहता है कि 29 और 30 मार्च को हमने बैंक में 10,440 रुपये का चेक डिपॉजिट किया था कलेक्शन करने के लिए, लेकिन सिर्फ हमारा जो है 31 मार्च 2017 तक सिर्फ हमारा 2,218 रुपया ही कलेक्ट हो पाया है। इट मीन्स 10,000 आपको 440 रुपया में से 2,218 रुपया नहीं कलेक्ट हो पाया है, ठीक है ना। यानी कि कितना रुपया आपका कलेक्ट हो पाया वैसी स्थिति में? तो 8,222 रुपया ही कलेक्ट हो पाया, नहीं कलेक्ट हुआ है, ठीक है ना। 8,222 रुपया नहीं कलेक्ट हुआ। 2,210 रुपये, 2,218 रुपया, सॉरी 2,218 रुपया आपका कलेक्ट हो गया है। यानी कि 2,218 रुपया कलेक्ट हो गया तो नॉट कलेक्टेड, यानी कि आपका जो है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। ये क्या होते हैं? घट जाते हैं। इससे अभी साइड में रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चेक इशूड बिफोर मार्च 31, 2017 एंड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च 2017। कहता है कि हमने 31 मार्च 2017 को, ठीक है ना, 31 मार्च 2017 को चेक इशू किया था, लेकिन उसी दिन तक 31 मार्च 2017 तक वह चेक को प्रेजेंट नहीं किया गया है। यानी कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और आप जानते हैं कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट क्या होंगे? ऐड होंगे। तो चलिएगा हम लोग ऐड लिख देते हैं, ऐड लिख देते हैं और हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना रुपया चेक इशूड किए हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं किए हैं पेमेंट करने के लिए, तो वो आपका जो है 616 रुपये। तो चलिएगा 616 रुपये, ठीक है। फिर आगे इंसिडेंशियल चार्ज, तो इंसिडेंशियल चार्ज जो होता है वो घट जाता है, इसको रहने देते हैं। फिर 480 रुपया एंड 840 रुपया वाज टू डेबिट बैलेंस in the passbook but 480 rupees has been reversed by the bank before।
31 March 2017, it is found that 840 रुपीज़ रिलेटेड टू द कंपनी, यानी कि 440 को 840 लिख दिया है, तो यानी कि रॉन्ग डेबिट किया जाता है, रॉन्ग तो घट जाता है, उसको रहने देते हैं। इसके बाद फिर आपका जो है ट्रांसफ़र ऑफ बैंक चार्ज, ये भी घट जाने वाला है, यानी कि जोड़ने वाले आइटम्स में बस आपका सिर्फ एक ही आइटम है, यानी कि इधर से हम लोग 616 रुपया लिख देंगे, और 7244 रुपया में से जब 616 रुपया ऐड करिएगा तो 7860 रुपये होंगे। कितना रुपये होगा? 7860 रुपये। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? लेस करना है। कौन कौन से आइटम थे? चेक डिपॉजिटेड बट नोट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नोट कलेक्टेड। कितने का चेक था आपका? 10,440 रुपये का, लेकिन कलेक्ट कितना हुआ था? सिर्फ 2,218 रुपया, यानी कि 2,218 रुपये, यानी कितना रुपया नहीं कलेक्ट हुआ? तो 8,222 रुपये नहीं कलेक्ट हुए। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखते हैं इंसिडेंशियल चार्जेस था। सेकंड में क्या था? इंसिडेंशियल चार्जेस। ठीक है ना, मैं भी इंसिडेंशियल चार्जेस का, इंसिडेंशियल का आपका स्पेलिंग गलती हो सकता है, थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। ठीक है ना, चलिए हो गए TAL। ठीक है ना, अब देखते हैं इंसिडेंशियल चार्जेस कितने रुपए थे? 10 रुपये, तो ये हो गए 10 रुपये। ठीक है, इसके बाद फिर आगे क्या था आपका? 440 रुपया को जो था ना, ठीक है, 440 रुपया और 840 रुपया, दो ऐसे पासबुक पर अमाउंट थे जिसमें 440 रुपया के जो था रिवर्स कर दिया गया था 840 रुपया को। ये जो कब की बात है? 31/3/2017 के पहले की बात है। कहा गया है कि इट इज़ फाउंड डैट 840 रुपया जो है वह सब्सिडी से रिलेटेड है। ठीक है ना, 840 रुपया जो है वही सब्सिडी से रिलेटेड है, यानी कि अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड। कितना रुपया? 840 रुपया। ठीक है ना, 840 रुपया होना चाहिए था, लेकिन 440 रुपया लिख दिया गया था। फिर अगला जो है ट्रांसफ़र बाय बैंक टू अनदर अकाउंट ऑफ द कंपनी विथ नो एडवाइस। कहता है कि ट्रांसफ़र किया गया था। क्या था? ट्रांसफ़र बाय बैंक है, ट्रांसफ़र बाय बैंक टू अनदर अकाउंट ऑफ कंपनी। ठीक है ना, कितना रुपया ट्रांसफ़र किए गए हैं? 2,100 रुपये। और इतना करने के बाद आपका तो सवाल तो समाप्त। अब आपको क्या करना है? टोटल ऐड करना है। 8,222 रुपया, 10 रुपया, 840 रुपया और 2,100 रुपया को ऐड करिएगा तो आपके पास 11,172 रुपये, 11,172 रुपये। ठीक है ना, और जब आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा बात देखने को मिल रहा है। अभी तो जितना भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बनाए सभी में ये बैलेंस ज़्यादा होता था, लेकिन ये कम होता था, लेकिन इस केस में आपका ये बैलेंस ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। इट मीन्स ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना, यानी कि अब आप 11,172 रुपये में से 7,860 रुपये को घटाइएगा जल्दी जल्दी, तो 3,312 रुपये होंगे। कितना? 3,312 रुपये। ठीक है ना, और इसके सामने आप क्या लिखिएगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है ना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। और आप जो है इस तरह से टोटल कर सकते हैं। टोटल कर लेने के बाद आप ऐड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड नहीं होते, डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो भी कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाने का सिलसिला भी खत्म होता है। तो तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।